एक चीज़ होती है जिसका नाम है सिविक सेंस। सीधे शब्दों में कहें तो हमें एक समाज के रूप में कैसा व्यवहार करना चाहिए, खास करके सार्वजनिक स्थानों पर, इसे ही सिविक सेंस का नाम जो है वो दिया गया है। इसके तहत अब आता क्या है आप पूछेंगे। इसके तहत आता है ऐसा व्यवहार करना जिससे हमारे अगल बगल में जो लोग हैं ना, उन्हें कोई परेशानी ना हो, और पुलिस प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं उनका पालन करना। और क्या आता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत और आता है कि न केवल आसपास के लोग बल्कि प्रकृति और जिस स्थान पे हम रह रहे हैं या जा रहे हैं उस स्थान का भी सम्मान करना। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। आइए आज थोड़ी सी सिविक सेंस पर बात करते हैं। जैसे आप अपनी कार में बैठे हुए हैं, ठीक, और ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन में क्या सिनेमा विनेमा देख लेते हैं। यही काम क्या आप मंदिर में कर सकते हैं? यही है सिविक सेंस। इसकी समझ होना कि आप कहाँ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। आप अपने घर के किचन में खाना पका सकते हैं, लेकिन क्या आप सड़क पर गैस सिलेंडर और चूल्हा कनेक्ट करके खाना पकाना शुरू कर सकते हैं? नहीं ना। यही है सिविक सेंस। इन चीज़ों की समझ होना, यही सिविक सेंस है। लेकिन हम तो उस देश में रहते हैं जहां धार्मिक आयोजनों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है और दर्जनों लोग जो हैं यूं ही मारे जाते हैं। हर महीने या हर कुछ साल पर ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं। फिर होता क्या है? वही सब। ताज़ा मामला देखिए, प्रयागराज का है। मौनी अमावस्या के दिन जो है 29 फरवरी 2025 को बुधवार को रात के 1:30 बज रहे थे, अचानक से संगम तट पर भगदड़ मच गई। रात के 1:30 बजे भगदड़ का मतलब समझ रहे हैं आप? सबको वहीं स्नान करना था जहां गंगा और यमुना का, सरस्वती का मिलन होता है। सबको मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान करना था। सबको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। लोग नदी किनारे जो पुआल बिछा हुआ था उस पर सोए हुए थे। अचानक से अफवाह उड़ी कि नागा साधु आ रहे हैं, नागा साधु आ रहे हैं। लोग भागने लगे। क्या नागा साधु कोई भूत पिशाच हैं? श्रद्धालुओं को ये तो सोचना चाहिए था कि आज तक किसी नागा साधु ने या नागा साधु का नाम कोई किसी हत्याकांड में आया है? वो भी आम लोगों की तरह ही हैं भाई, बस उनकी वेशभूषा अलग है और वो रहते थोड़े से अलग हैं। अगर नागा साधु आ ही रहे होते तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात होनी चाहिए थी। हाँ, यह सच है कि महाकुंभ 2025 में उत्तम व्यवस्थाओं और सुगम सुविधाओं को लेकर सरकारी स्तर पर काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। पोस्टरों, बैनरों, विज्ञापनों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित भी किया गया था। इससे जनता आश्वस्त हो चली थी कि भले ही आसमान गिर जाए, सरकार है, संभाल ही लेगी। ये जो आश्वस्तता और निश्चिंतता का भाव जो है ना, यही काल है। हमें अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। चाहे सरकार किसी की भी हो, व्यवस्थाएं कितनी भी अच्छी हो, सुविधाएं कितनी भी 5 स्टार हो, अधिकारी कितने भी मुस्तैद हों, या फिर मौका कितना भी शुभ हो, हमें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। आपका आकलन, अब थोड़ा सा सरकार पर भी आ जाते हैं। आपका आकलन जो है ना, आपके द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड के आधार पर ही किया जाता है। एक फैक्टर ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने कार्यों से, उन कार्यों के प्रचार प्रसार से और पिछली सरकारों की नाकामियों के कारण अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है जो बहुत ऊंचा है। फिर आपकी आलोचना अगर उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रही है तो आपको उस आलोचना को स्वीकार करने की क्षमता का भी प्रदर्शन करना होगा, घबराना नहीं पड़ेगा। पिछले 15 दिनों से वाहवाही तो आपकी ही हो रही थी ना, तो अपयश भी जो है, यानी एक दिन की ये जो पूरा मामला हुआ है, ये भी आपको ही लेना पड़ेगा। हमने पुलिस प्रशासन या फिर सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे ना। जब गीता प्रेस के टेंट्स में आग लगी थी और मात्र 4 मिनट के भीतर महकमा वहां मुस्तैद हो गया था, मात्र 10 मिनट के भीतर आग बुझा ली गई थी। योगी सरकार और पुलिस प्रशासन की प्रशंसा इसीलिए भी की जानी चाहिए कि ताज़ा जो भगदड़ है उसके बावजूद मौनी अमावस्या के दिन स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। भीड़ अब भी है, करोड़ों लोग अब भी वहाँ इकट्ठा है। माहौल इतनी जल्दी नियंत्रित कर लिया गया और सब कुछ सामान्य है, इसके लिए प्रशंसा होनी चाहिए। उन साधु संतों और अखाड़ों की भी प्रशंसा होनी चाहिए जिन्होंने अमृत स्नान स्थगित कर दिया।
लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि जो गलतियां हुई हैं उस पर भी मंथन होना चाहिए। मंथन करने का कार्य केवल सरकार का नहीं है, आम लोग भी चर्चा करते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर भी चर्चा करते हैं, मीडिया भी करती है, विश्लेषक भी करते हैं। इन विश्लेषणों और आलोचनाओं से घबराने वाले लोकतंत्र में नहीं टिकते हैं, नहीं इन्हें दबाने वाले टिकते हैं। गिद्ध तो बैठे ही हुए हैं, जानी हुई बात है। कांग्रेस, सपा या फिर हिंदू विरोधी गिरोह जो है, सब के सब बैठे ही हुए थे कि कोई अनहोनी हो और उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करें। आग वाली घटना में उन्हें वो मसाला नहीं मिला, अब मिल गया है। अंदर ही अंदर तो वो हंस ही रहे होंगे। टीवी डिबेट्स में अभी उनका वो रूप भी देखने को मिल जाएगा। सरकार बैकफुट पर है क्योंकि दुरुस्त व्यवस्थाओं और सामान्य स्थिति के बारे में कितना भी समझाया जाए, ये मौतों की भरपाई जो है वो नहीं कर सकता है। एक दाग जो लगना था वो लग चुका है। अब हमें यह भी समझना पड़ेगा कि धार्मिक आयोजनों में भीड़ में महिलाएं बड़ी संख्या में होती हैं। उनकी आस्था के इतर उन्हें कुछ भी समझाना व्यर्थ है। उनके परिजन भी वही करेंगे जो वो कहेंगी। उन्हें कहा जाएगा कि संगम पर स्नान न करें, फिर भी वो वहीं स्नान करना चाहेंगी। उन्हें कहा जाएगा कि पर्व के दिन स्नान न करें, लेकिन वो करेंगी। उन्हें कहा जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में न करें स्नान, लेकिन वो उसी समय करना चाहेंगी। कारण क्या है? कारण यह है कि महिलाओं की आस्था जो है ना वो प्रबल होती है। पीढ़ियों में एक बार मिलने वाला एक मौका जो है वो नहीं छोड़ सकती है, और नहीं वो चाहती हैं कि उनके परिवार के लोग इससे वंचित हों। इनमें भी कई ऐसी होती हैं जो शिक्षित होने का मौका जिनको समझ लीजिए कि नहीं मिला। ऐसे में माइक से जो तमाम तरह के अनाउंसमेंट्स उनके लिए किए जाते हैं वो उतने मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने गांव समाज में जो देखा है उसी हिसाब से उनका व्यवहार जो है वो रहता है। वो अधिकतर ग्रामीण महिलाएं होती हैं। जहाँ तक भीड़ की बात है, प्रयागराज से सैकड़ों किलोमीटर दूर के शहरों में भी स्टेशनों पर हालात ठीक नहीं है। प्रयागराज जाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सबको ट्रेन पकड़ना है। भारत अभी भी एक गरीब देश ही है, ये एक सच्चाई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पैसों की कीमत जो है ना वो जान से ज़्यादा है। लोग चंद रुपए बचाने के लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट आजमा सकते हैं। इस मानसिकता को बदलने में समय लगेगा। और जहाँ तक वीआईपी ट्रीटमेंट की बात है, मौका मिलने पर कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन दूसरे जब फायदा उठाएं तो जलन होने लगती है। भारत में लाखों मुखिया, हजारों विधायक, सैकड़ों सांसद और सैकड़ों मंत्री हैं। उनके रिश्तेदार भी लाखों की संख्या में हैं। सब किसी न किसी प्रकार की पैरवी, जुगाड़ लगाने में लगे ही होते हैं। और वीआईपी उन्हें बनाया किसने है भाई? एक इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर कहीं पे पहुंच जाता है तो उसके पांव छूने के लिए लाखों लोग जो हैं, हजारों लोग जो हैं वो वहां पे जुट जाते हैं। तो हमने ही वीआईपी बनाया है ना उन्हें, तो उनके लिए अलग व्यवस्थाएं तो करनी ही पड़ेंगी। हम उस देश में रहते हैं जहां बस का 100 रुपए का किराया बचाने के लिए भी रिश्तेदार के रिश्तेदार से पैरवी कराते हैं। और गरीबी तो ऐसी है कि कहीं कुछ बंट रहा हो तो लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में लपकते हैं और भगदड़ हो जाती है। याद कीजिए 2010 में कृपालू जी महाराज के आश्रम में कपड़ा और भोजन लेने के लिए इतने लोग इकट्ठे हो गए कि 63 लोगों की मौत हो गई। ये ऐसी कोई पहली घटना थोड़े ही न है। 2013 के कुंभ में भी स्टेशन पर भगदड़ मचने से 40 श्रद्धालु मारे गए थे। 1954 के कुंभ में नेहरू के पहुंचने के बाद उन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ जो है बेकाबू हो गई कि 1000 से अधिक लोग मारे गए। भारत में ऐसी घटनाएं तो एकदम आम हो चली हैं। अब इसका समाधान क्या है, आप ये पूछेंगे। समाधान ये है कि आम लोगों को सिविक सेंस का प्रशिक्षण दिया जाए। स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाए, समझाया जाए, डेमो दिखाया जाए। समाधान ये है कि धार्मिक उत्सवों या फिर धर्म स्थलों का प्रचार प्रसार इस बात को ध्यान में रखकर किया जाए कि भारत आस्था और अध्यात्म का देश है। 150 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। व्यवस्थाएं उसी अनुरूप हों तभी उनका प्रचार प्रसार कीजिए। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जो है आमंत्रित करने के लिए आप व्यवस्था भी वैसी कीजिए। और ये ध्यान में रखिए कि भीड़ की मानसिकता क्या है भारत में। समाधान ये है कि अगर आप 45 करोड़ लोगों को बुला रहे हैं तो व्यवस्थाएं एकदम उसी अनुरूप होनी चाहिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अनुपम केसिंग आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए TFI। नमस्कार।